जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, कल की क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे थे आपका मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ रहे थे? मराठा साम्राज्य। और नोट करेंगे, हेडिंग लिखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। आवाज आ रही है तुम्हें? आवाज? पानीपत का तृतीय युद्ध जगह मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। पानीपत के पहले युद्ध में ही। पानीपत जगह कहाँ है? हरियाणा में। दिल्ली से लगभग कितने किलोमीटर होगी? 70 किलोमीटर लगभग। चलो ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध याद है आपको कब हुआ? 1526। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा युद्ध कब हुआ पानीपत का? 1556, अकबर और हैमू के बीच में। हैमू किसका सेनापति था? किसका? आदिल शाह। वेरी गुड। और इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ आपका कब? 14 जनवरी 1761। तो पानीपत के तीसरे युद्ध को पहले लिखेंगे। किस किस के बीच हुआ है ये? मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। मुख्य कैरेक्टर कौन है? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है बच्चे, देखेंगे ध्यान से। अहमद शाह अब्दाली के साथ साथ कौन थे इस युद्ध में? नजीब खां। और नजीब खां के साथ साथ कौन है? शुजाउद्दौला, अवध के नवाब। नोट कर चुके हैं? ध्यान से समझेंगे बात को। बात क्या है? बात यह है कि मैं नाम ले रहा हूं पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध मतलब 2 युद्ध पहले हो चुके। तो तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठे मैंने आपको बताया किस राज्य में एक्टिव थे? आपके महाराष्ट्र में। लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र को मैंने बताया कि सीधे सीधे वो कहाँ तक पहुंचे? पहले गुजरात तक, नेवी की सहायता से अपनी। कहाँ तक पहुंचे? गुजरात तक। और गुजरात के बाद में जो 1757 है, किस वर्ष? 1757। समझना बात को। तो 1757 में वो पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान की सीमाओं तक। कहां तक? अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंचे। और जब अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंचे तो अहमद शाह अब्दाली कौन है, इस बात को भी समझो। अहमद शाह अब्दाली मैंने नाम लिया था नादिर शाह। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से। मैंने आपको बताया ईरान अफगानिस्तान दोनों पड़ोसी हैं। तो ये अफगानिस्तान जो पहले था, पहले तो मुगल जो आपका साम्राज्य था उसके अधीन हुआ करता था। उससे पहले अन्य साम्राज्य यानी ऑटमन वगैरह थे, उनके अधीन था। तो ध्यान से एक बात देखोगे, अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की सेना में कौन था? एक सैनिक था। कौन था? एक सैनिक था। और एक सैनिक होने के बाद जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, उसके 9 वर्षों के बाद जो है 9 वर्षों के बाद यानी 1748 में नादिर शाह की मौत हो जाती है। तो नादिर शाह के बाद में सैनिक कमांडर बनकर कौन उभरा? अहमद शाह अब्दाली। तो ये अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लेता है। कौन है शासक? अफगानिस्तान। तो जब मराठा 1757 में अफगानिस्तान की सीमाओं तक अपना राज्य का सीमा विस्तार करते हुए पहुंच गए, तो दिक्कत किसे होगी? दिक्कत इसे होगी। इसे पता है कि अफगानिस्तान को भी कब्जे में ले सकते हैं, एक उभरती हुई शक्ति है। तो इसके लिए ये क्या काम करता है? ये अपना अभियान घोषित करता है। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। और मराठों के खिलाफ इस अभियान में यह घोषणा करता है किसकी? और इसका पुत्र भी है यहाँ। जो पुत्र जब ये अफगानिस्तान पहुंचते तो लाहौर छोड़कर भाग जाता है उस समय। बात को समझेंगे? तो इससे गुस्सा भी आता है ऐसा कि मेरा पुत्र है वो भाग गया मराठों की वजह से। तो ये सोचता है कि भाई मुझे तो इन्हें पीछे करना होगा। कहाँ करना होगा? इन्हें पीछे। और आप देखेंगे ध्यान से जरा, अगर मैं बात करूं तो इतनी बात समझते हैं। इधर ये क्या है? गुजरात है। और गुजरात के इधर ये वाला हिस्सा कौन सा था आपका? अफगानिस्तान। इधर कहाँ लगती है सीमा? कश्मीर से। बात समझ रहे हैं? तो जब अफगानिस्तान ये पहुंच रहे तो ये कहाँ आता है? ये डेरा डालता 1759। कहाँ? 1759 में पंजाब में खैबर दर्रे से होकर। खैबर दर्रा पड़ता था। जितने भी लोग भारत में प्रवेश करते हैं कहाँ से? खैबर दर्रे से।
अन्य सेनाएं आई कहाँ से आई? खैबर दर्रे से। दर्रा मतलब पास, आने का मार्ग, दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा। बात क्लियर है? तो ये खैबर दर्रे से कहाँ जाता है? पंजाब। और इधर यही खबर कहाँ पहुंचती है? पूना पहुंचती है खबर। कहाँ पहुंचती है? पूना। पूना में ही क्यों? कि पूना है महाराष्ट्र में, और पूना में मुख्य कार्यालय है आपका पेशवाओं का। इसका कार्यालय है पेशवाओं को। तो पेशवा कौन है? पेशवा वो पद है जो उस समय मराठों को लीड कर रहे थे। मराठों के नेता कौन थे? पेशवा। और पेशवा कौन है उस समय? नाना साहेब है, जो नाम आप लिख रहे थे। तीसरे पेशवा कौन है? नाना साहेब, या हम बोले बालाजी विश्वनाथ। क्या बोला हमने? विश्वनाथ राव। तो ये क्या कहते हैं? तो बात समझना, बड़े काम की बात है। तो इधर कहाँ है आपका? ये गुजरात। गुजरात के नीचे इधर कौन है? महाराष्ट्र। तो ये पूना में है। यहाँ कौन है आपके? यहाँ नाना साहेब हैं। और नाना साहेब के एक भाई थे रघुनाथ राव। क्या नाम है? रघुनाथ राव। नोट करने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान से सुनना। तो रघुनाथ राव वो सैनिक कमांडर है मराठा आर्मी का जिसने ये सारी सीमाएं, यानी एक तो थे बालाजी आपके, जो मैंने नाम कल बोला, क्या बोला था नाम आपसे? बाजीराव। बाजीराव ने 20 साल शासन किया, 1720 से लेकर 1740। तो बाजीराव ने तो काफी हद तक सीमाएं बढ़ाई। लेकिन सैनिक कमांडर कौन था उस समय? सैनिक कमांडर थे इनके भाई। कौन थे? इनके भाई थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव। और जब मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि सेनाएं कहां तक पहुंच गई थी मराठों की 1757 में? अफगानिस्तान तक। तो अफगानिस्तान तक जब इनकी सीमाएं पहुंची तो ये काम सैनिक कमांडिंग किसने की थी? रघुनाथ राव ने। यानी सबसे बेटर कमांडर अगर बाजीराव के बाद कोई था मराठों में तो वो था आपका रघुनाथ राव। बात समझ रहे हैं? लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि मराठों में, मराठों से की तरफ से मैंने बोला पूना खबर पहुंची, तो इन्होंने बोला पंजाब में डेरा डाला हुआ है किसने? अहमद शाह अब्दाली ने, और वो हमसे बदला लेने आया है, तो हमें भी सेना भेजनी होगी। तो सेना भेजने के इस क्रम में मराठों की तरफ से जाते हैं कौन? सदाशिव राव। बात समझना, कौन कौन जाते हैं? एक तो सदाशिव राव, सदाशिव राव भाव बोलते हैं, और एक नाम है विश्वास राव। कैरेक्टर समझेंगे? विश्वास राव। दरअसल में ये कौन है? बाजीराव के भतीजे हैं। नाना साहेब के भी ये कौन है? भतीजे हैं। क्या नाम लिया था मैंने? नाना साहेब। उधर कोने पर देखेंगे, किनारे पर, उधर ध्यान से समझो। तो ये कौन है? ये तो है इनके चचेरे भाई। कौन है? चचेरे भाई। किसके? नाना साहेब के। और ये खुद नाना साहेब के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं ये? नाना साहेब के पुत्र हैं। फालतू बात नहीं करेगा कोई भी लिख के, इसमें ध्यान से सुनते रहो, ठीक है? फालतू बात कोई नहीं करेगा भाई। फालतू बात क्यों करते हो? इधर देखो, तुम्हारा पता नहीं है, तुम पता नहीं किस बात को फालतू कह रहे हो। ये देखो, ये बात समझो। मैंने बोला कि सदाशिव राव इनके चचेरे भाई हैं, तो सेना की कमांडिंग किन्हें दी गई? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सदाशिव राव को और विश्वास राव को। लेकिन दरअसल में कमांडिंग किसे करनी चाहिए थी? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसका है? रघुनाथ राव का। और उनकी सैनिक कमांडिंग का खुद का अनुभव 30 वर्षों का था। कितने वर्षों का? 30 वर्षों का। और सदाशिव राव की तो कुल ही उम्र 30 वर्ष है। कितने वर्ष है? 30 वर्ष है। और विश्वास राव हैं कुल 20 वर्ष के। विश्वास राव इतने छोटे से बच्चे 20 वर्ष के को क्यों भेज दिया? क्योंकि नाना साहेब को लगता था कि भाई आगे भविष्य में पेशवा अगर बनेगा तो उसे युद्ध नीति आनी चाहिए, युद्ध सीखने की कला सीख जाएगा। और मराठे पिछले 40 साल से कोई युद्ध नहीं हारे थे, तो उन्हें पता था कि भाई युद्ध तो जीतना ही जीतना है, ये कुछ ना कुछ सीख कर आएगा इस युद्ध से। मराठों ने कभी नहीं सोचा था कि भाई ये युद्ध हमें हारना भी पड़ेगा। मराठों की इस युद्ध में क्या हुई थी? हार हुई थी। जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली। बात समझ रहे हैं? तो ये लोग भी इधर से चल देते हैं। जब इधर से जाते हैं तो इनकी सेना जाती है 1 लाख लोगों की। कितनी सेना जाती है? 1 लाख लोग। और इधर महाराष्ट्र से चलते हुए कहाँ चलते हैं? ये दिल्ली की तरफ चल रहे हैं अभी, क्योंकि इन्हें क्या पता है कि दिल्ली, पंजाब से वो आएगा अहमद शाह अब्दाली, तो कहाँ कोशिश करेगा आने की? दिल्ली। तो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में जाकर टकराएंगे और दिल्ली में चलकर मारेंगे अहमद शाह अब्दाली को। तो इसी बीच में आम जनता भी इनके साथ चलने लगी। आम जनता ने क्या सोचा? उत्तर भारत की तरफ से जा रहे हैं हम, दक्षिण। ये महाराष्ट्र अगर हम देखते हैं, महाराष्ट्र किधर है? साउथ में है, और दिल्ली किधर है? उत्तर में है। तो ये देख रहे हैं कि उत्तर भारत की तरफ अगर ये आ रहे हैं तो भाई हम भी इनके साथ चल रहे हैं। 1 लाख की सेना, कुछ ना कुछ मदद तो इनकी करेंगे, और मदद करेंगे, रास्ते में पानी पिला देंगे लोगों को, और साथ ही उत्तर भारत के जो धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे, इन्हें भी देख आएंगे। बड़े बड़े मंदिर है उधर, उनको भी देख कर आ जाएंगे। तो सेना चलते चलते ये लोग हो जाते हैं 5 लाख। कितने लोग हैं?
तो सोचो 5 लाख कितने लोग होंगे। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, इसके बारे में इतिहास ये कहता है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ दिया जाए, ये तो इसके बाद में हुए हैं, तो एक दिन में मारे जाने वाले लोगों की संख्या इसमें 1 लाख थी। बात समझ रहे हैं? लगभग 60-70 हज़ार लोग मराठे मरे और इसमें 30,000 लोग इधर से अहमद शाह अब्दाली की तरफ से मरे थे। तो एक दिन में सबसे बड़ा भयंकर युद्ध है ये, जो कि कहाँ हुआ था? पानीपत में। तो ये लोग पहुंच जाते हैं पहले दिल्ली, और दिल्ली में बीच में यमुना नदी तो जानते हो ना तुम। यमुना नदी को अगर हम स्थिति देखें तो दिल्ली से बहती हुई, यानी उधर उत्तराखंड से बहती हुई दिल्ली, और दिल्ली से कहाँ जाती है? आगरा। ताजमहल भी किसके किनारे है? यानी ये ऐसे पैरेलल है। अगर हम यहां से बात करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक बार। मैं बात करूं अगर आपसे, यहां ये दिल्ली की बात मैं कर रहा हूं, तो दिल्ली से ये कहां बहती हुई जाती है? इधर हमीरपुर में मिलती है गंगा से। बात समझेंगे यमुना? तो ये पैरेलल है। तो इधर कौन बैठा हुआ है आपका? एक तरफ तो है अहमद शाह अब्दाली यमुना के, और दूसरी तरफ डेरा दिल्ली में डाल लेते हैं कौन लोग? दिल्ली में जाकर डेरा डाल लेते हैं आपके मराठे। और फिर एक स्थान तय होता है पानीपत। ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर इसको दिल्ली युद्ध करना है अहमद शाह अब्दाली को, तो हरियाणा होते हुए ही तो आएगा। अभी पंजाब में है तो कहाँ आएगा? दिल्ली अगर आना है तो हरियाणा होते हुए आएगा। और हरियाणा में मैंने बताया उस समय एक मैदान हुआ करता था, क्या नाम था? पानीपत। तो पानीपत में ये लोग डेरा डाल लेते हैं इतनी बड़ी संख्या में। यमुना में क्या आई हुई है? बाढ़ आई हुई है उस समय। मतलब ये आपकी बात है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर की बात है। सितंबर अक्टूबर कौन सा? 1761 नहीं, 1760। सितंबर अक्टूबर 1760 में यमुना में बाढ़ है। तो ये इधर बैठे हुए हैं, ये इधर बैठे हुए हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि भाई कुछ इतिहासकार कहते हैं, मतलब मान्य बात नहीं है, कि जब बाढ़ में अहमद शाह अब्दाली कहता है कि भाई युद्ध करना है, अहमद शाह अब्दाली क्या कहता है? युद्ध करना है। तो सैनिक युद्ध के लिए मना कर देते हैं कि भाई यमुना में बाढ़ है, कौन पार करेगा इसे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले छलांग लगाई और खुद नदी उसने पार करी। तो इसके बाद देखते देखते सारी सेना क्या हो गई? इसी भरोसे के साथ पार हो जाती है। जब राजा ही पार गया, कमांडर आगे जा रहा है, तो सेना तो जाएगी। तो सब लोग पार हो गए। और युद्ध के लिए इन्होंने पता क्या काम किया? ये साउथ में है, इधर महाराष्ट्र। तो सप्लाई, बात समझना, जो सप्लाई है 5 लाख लोगों के लिए खाने की, वो कहाँ हो रही है? दिल्ली होगी। दिल्ली की दिल्ली में ही सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली को पहले ही अहमद शाह अब्दाली एक बार लूट चुका था, जिसके लिए इतिहास में हम पढ़ते अफगानों ने दिल्ली को लूट लिया था। कब लूट लिया था? 1757 में इन्होंने, अफगानों ने किसको लूट लिया था? दिल्ली को। दिल्ली तो लूट चुकी थी, दिल्ली खजाना खाली था। तो खाना कहाँ से पहुंचाया जा रहा था? साउथ से, उन 5 लाख लोगों को। अब अहमद शाह अब्दाली ने कूटनीति का सहारा लिया और उसने अपनी सेना सीधे पानीपत ना इधर से भेजकर कहाँ भेजी? यहाँ। इन लोगों ने इधर सेना भेज दी। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये सप्लाई बंद कर दी इन्होंने। अब जो खाने की सप्लाई थी वो बंद हो गई, क्योंकि सप्लाई के बीच के मार्ग पर कौन बैठे हुए थे? बीच में आगे आपके अफगान, यानी अफगान मतलब अहमद शाह अब्दाली आ गया। तो एक बात समझो, तो इन लोगों ने यहां डेरा रखा लगभग 3 महीने, 2 से 3 महीने ये इसको सीज करके रखते हैं पानीपत को, कि भाई पानीपत को हम सीज कर लेते हैं। ये क्यों किया इन्होंने? क्योंकि जानते थे बड़ी सेना है, जब खाने की मार होगी तो त्राही त्राही मचेगी। तो 2 महीने तक तो चीज़ें चलती रही ऐसे ही, राशन जो था इकट्ठा होता रहा। 2 महीने बाद सारा राशन खत्म और मराठे एकदम परेशान। मराठों ने क्या बोला कि भाई अब तो युद्ध करना पड़ेगा। तो उसी युद्ध के लिए फिर मकर संक्रांति का दिन तय हुआ। मकर संक्रांति कब बनती है आपकी? 14 जनवरी को बनती है ना, जिस दिन मूंगफली और खाते कड़ाके। तो 14 जनवरी को उन्होंने बोला ये दिन ठीक है, इस दिन युद्ध लड़ेंगे। तो ये कमांडिंग अफसर बन के जाते हैं। फिर कौन कौन? आपके सदाशिव राव और विश्वास राव। युद्ध शुरू होता है। पहले दिन मैंने तुम्हें बताया, मतलब भाई इनकी तो कोई, अब युद्ध किसकी तरफ से हुआ? युद्ध किसकी तरफ से हुआ? मराठों की तरफ से। मराठे ही तो लालायित थे युद्ध के लिए कि भाई भूखे मर रहे हैं। तो मराठे जब जिस समय युद्ध लड़ते हैं अपनी तरफ से, तो उनकी तो तैयारी नहीं है उस समय अफगानों की। तो दोपहर तक बहुत शानदार युद्ध हुआ और दोपहर तक नतीजे ये आते रहे कि भाई जैसे मैच चलता रहता है, और दोपहर तक ये था कि मराठे जीत जाएंगे। लेकिन दरअसल में हुआ क्या? हुआ ये कि अपने हाथी से ये विश्वास राव जो एक बच्चा है गायब हो जाता है। मरा नहीं है, ये गायब हो जाता है। और सदाशिव राव को दिखता है इसका हाथी खाली, विश्वास राव का ये दिखता है कि भाई हाथी पर तो कोई है नहीं। तो इसे ढूंढने के लिए अफरा तफरी मचती है। तो खेमे को ये सूचना हो जाती है कि भाई अपने हाथी पर विश्वास राव नहीं है, मतलब मारा गया।
तो जिस समय जब आप जानते हैं कि राजा के मरने की स्थिति होती है, मतलब नाना साहिब का बेटा है, पेशवा का बेटा है, तो बड़ी समस्या आई, तो खेमे में क्या हुई, त्राही त्राही मची। तो इन लोगों ने अपना उत्साह जो है वो छोड़ दिया, लोग इधर उधर भागने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली दोपहर के बाद इन पर हावी हो गए और लगभग 3 दिन ये मारकाट चली। 3 दिन की इस मारकाट में मतलब सब कुछ वापस हो गया। अहमद शाह अब्दाली ने कोई राज नहीं किया, अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया। बात समझे। अब एक नाम मैंने लिया, युद्ध समझ चुके हो क्या युद्ध की भूमिका थी। ये नजीब खान कौन है, तो जैसे जो लोग उत्तर प्रदेश के हों, रुहेलखंड जानते हो, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अगर रामपुर बरेली को पार हो जाओगे, रामपुर बरेली का ये जो क्षेत्र है ये रुहेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रुहेलखंड। तो रुहेलखंड क्षेत्र पर जो राज था, रुहेलखंड का जो संस्थापक है वो था नजीब खान। नजीब खान भी इसका सपोर्टर था। साथ ही सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था, ये भी किसके साथ हो गया था, अहमद शाह अब्दाली के। इसने क्या बोला सुजाउद्दौला से, अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों का युद्ध भी हो चुका था एक बार पहले। सुजाउद्दौला और ये दुश्मन थे पहले, लेकिन इसने बोला कि भाई उभरती हुई शक्ति मराठा है और ये किसी और को राज नहीं करने देंगे। अगर तुम्हें भारत में राज करना है, तुम भी तो युवराज हो, तो तुम इनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हो। तो ये फिर एक हो जाते हैं और अवध की तरफ से ये 3 लोग लड़े पानीपत के 3rd युद्ध में। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। आगे लिखना शुरू करेंगे। भूलना मत इस बात को। तो युद्ध में कौन मर जाते हैं, सदाशिवराव, और ये युद्ध के दौरान युद्ध स्थल में मारे जाते हैं सदाशिवराव और कौन कौन, विश्वासराव। और बचे कौन, आपके नाना साहिब। अब बात आती है कि बाद में इन्होंने क्या किया। तो जो मैंने नाम बताया रघुनाथ राव, तो रघुनाथ राव कोशिश करते हैं कि भाई आदेश दिया जाता है कि भाई आप पे कमांडिंग अच्छी है, उधर वो युद्ध हारे हैं, जाओ। लेकिन जिस समय तक रघुनाथ राव अपनी कमांडिंग लेकर पहुंचे और उस समय तक ये युद्ध में कुछ भी नहीं बचा था। बात समझ रहे हैं। तो दरअसल में रघुनाथ राव ने ही क्यों कमांडिंग नहीं की थी, पहले से ही वो क्यों नहीं गए थे जब उनके पास इतना। तो इनका आपस में आंतरिक कलह था, भाई भाई थे, पेशवाई के लिए इनका क्या था, आंतरिक कलह था। बात क्लियर है। लिखेंगे आगे, नोट करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। अगली बात लिखेंगे लिखो, पानीपत के तृतीय युद्ध का, पानीपत के तृतीय युद्ध का सबसे अधिक फायदा अंग्रेजों को, अब देखो अंग्रेज लड़े भी नहीं है युद्ध में, अंग्रेजों को, कौमा सिखों को और जाटों को हुआ, सिखों को और जाटों को हुआ। जाटों को युद्ध किस तरह फायदा हुआ, बात समझेंगे, लिख चुके हैं। जाटों को किस तरह फायदा हुआ, इस बात को समझो। तो जब ये व्यक्ति है, मैंने नाम बताया था अभी आपको, सदाशिवराव, ये मतलब इसकी डिप्लोमेसी जो है, कूटनीति अच्छी नहीं है, बहुत अच्छे डिसीजन इसके नहीं है। तो जब ये लोग महाराष्ट्र से कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, तो बीच में अन्य भी तो शासक होंगे, जैसे कि आप देखते मध्य प्रदेश में होलकर हैं, सिंधिया हैं, ये सब राजघराने थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुनते हो ना आप, एमपी में, तो ये राजघराने थे। ये वही राजघराना है जिसने लक्ष्मीबाई को मरवा दिया था। तो बात समझो। तो दरअसल में क्या था कि इन्होंने सपोर्ट नहीं लिया, और ये आगरा से मथुरा के बीच में जो था, ये था जाटलैंड। जाटलैंड मतलब जाटों की भूमि, और यहाँ जो इनके शीर्ष में नेता थे वो थे सूरजमल, जाटों का प्लेटो भी जिन्हें हम कहते हैं। तो मतलब बहुत शानदार इनके, जो आप कह सकते शानदार नेता थे, ज्वलनशील नेता थे। लेकिन जब ये उधर से बढ़े तो इसके बाद क्या हुआ कि खुद सूरजमल ने बोला कि भाई आप हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य का विस्तार आप कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या आता है सदाशिवराव का घमंड में, ये कहता है कि भाई हम तो अकेले, आप भी उनके साथ जाकर मिल जाओगे, जब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब ये सबसे बड़ा फैक्टर था इनका हारने का। तो क्या बात मैंने बताई, आगरा क्षेत्र और जो ये आपका मथुरा क्षेत्र है, इस पर क्या था, आपका जाटों का अधिकार था। किसका अधिकार था। अब जब ये हार गए मराठा, तो उस समय तो मराठा सबको इकट्ठा करके राज कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो अब जब मराठा ही हार गए तो जाटों ने अपना आप को स्वतंत्र कर लिया। तो उन्हें एक फायदा हुआ, पहले तो उन्हें मराठों के अधीन कार्य करना पड़ता, और दूसरा फायदा किसका हुआ, सिखों को। सिखों ने भी देखा भारत में कोई बड़ी शक्ति तो है नहीं जिसके अंदर काम किया जाए, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि पंजाब में अपना राज्य बना लेते हैं। तो इसी तरह इसके बाद अलग अलग राज्य में, मतलब अवध में अलग राज्य बना, सभी जगह, कर्नाटक में अलग बना, बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य आप जानते हैं मुर्शिद कुली खां, उधर केरल में मार्तंड वर्मा। तो तरह तरह के छोटे छोटे राजवंश बने।
और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे अंग्रेज भारत आए, आप मान के चलिए भारत में सिर्फ एक शक्ति होती मराठा, मराठे वीर थे नो डाउट, लेकिन मराठे अगर एकमात्र शक्ति होते तो अंग्रेजों को किससे लड़ना पड़ता? मराठों से लड़ना पड़ता। लेकिन अंग्रेज कितने चालाक बाद में निकले, अंग्रेज ने छिटपुट लड़ाई लड़ी, जहां छोटे 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 जहां उन्हें आसानी थी युद्ध जीतने में, पहले उन्होंने वो युद्ध जीत ली, क्योंकि भारत बटा हुआ था, उसी का फायदा उन्होंने उठाया। तो क्या लिखा आपने?